हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय लाइब्रेरी। आई नो कि आपका डीबीटी जेआरएफ का एग्जाम है इन सम शायद एक हफ्ता है ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो आई डिडंट प्लान टू, बट इतने सारे मैसेजेस आए और ऊपर से एक दो बच्चों के तो ऐसा है कि मैम आपने छोड़ दिया हम लोग को, तो ऑफ कोर्स नहीं यार, मैं क्यों ही छोड़ूंगी, मतलब यू गाइज आर लाइक मोर देन एनीथिंग टू मी, है ना। तो चलो मैंने बताना क्या क्या है आपको, पहले हम ब्रॉड सिलेबस डिफाइन कर लेते हैं। सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है इसका, जो सिलेबस मैंने कैटेगराइज किया था वो सिलेबस मैं आपको बता देती हूँ, एंड देन आई टेल यू कि क्या करना है लास्ट डेज में, क्या अवॉइड करना है। ठीक है, एक ही वीडियो आ पाएगा मेरी तरफ से इस चीज़ के लिए। तो पहले चश्मा पहन लेते, थोड़ा सा अंधापन भी है, दिखेगा ही नहीं। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि हमें एप्टीट्यूड और लाइक जनरल बायोटेक है ना, फर्स्ट पार्ट में जब आप पार्ट ए देखोगे तो उसे ब्रॉडली जो कैटेगराइज किया जाता है उसका नाम है जनरल एप्टीट्यूड एज वेल एज योर बायोटेक जनरल। तो जनरल बायोटेक में बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपका बायोकेमिस्ट्री और मोल बायो है यार, जो सीएसआर में या फिर अभी आपने अभी बीआरसी के लिए पढ़ा है ना, उसका जो बायोकेमिस्ट्री है और जो मोल बायो है वो इनकी बायोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। सेकेंड है मेथड्स इन बायोस्टैटिस्टिक्स, इनके टर्म्स में लाइक बेट के टर्म्स में और डीबीटी जेआरएफ के टर्म्स में इनके सिलेबस के, लेकिन वो रियल में क्या है हमारे, अगर हम सीएसआर से कंपेयर करें तो बायोस्टैट्स प्लस टेक्निक्स है, यानी कि उसमें बायोस्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट और टेक्निक्स वाला पार्ट आता है। और अगर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल पार्ट पे जाएं जिससे कि क्वेश्चंस आते नहीं हैं इतने ज़्यादा, इज योर प्रिसीजन, एक्यूरेसी और सिग्नल टू नॉइस रेशियो, लेकिन इससे क्वेश्चंस नहीं आते इतने ज़्यादा। थर्ड वन है सेल बायोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, जो कि बेसिकली पता है कौन सा पार्ट है सीएसआर का, वो है सेल बायोलॉजी वाली यूनिट, फिर मोल बायो वाली यूनिट और प्लस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम वाली यूनिट। ठीक है, उतना वाला पार्ट है वो इनने इन टर्म्स ऑफ ये दे दिया है। और अगर आप प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस से यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल का बेसिक पता कर लो, उतना है ये। ठीक है, फिर फोर्थ की बात करते हैं तो सेल्यूलर प्रोसेसेस। सेल्यूलर प्रोसेसेस में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल और पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन, प्लस साथ के साथ इनने सेल्यूलर प्रोसेसेस में हमारा इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट डाला हुआ है, जो कि हम सीएसआर के लिए पढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजी आपके डीबीटी के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत मिलेंगे इसके क्वेश्चन एंड ट्रेंड इंक्रीज ही हो रहा है इसका, तो इम्यूनो पढ़ के जानी है। आरडीटी में पूरा आरडीटी आता है प्लस टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक पाथफाइंडर की बुक आती है जिसमें कि आपको बायोफिजिकल टेक्निक्स और मोल बायो वाला पार्ट दिया होता है, तो उसमें से अगर आप मोल बायो पढ़ लो तो भी हो जाएगा। अदरवाइज मैंने जो वो एक कंपाइल्ड वीडियो डाला है ना, वो इनफ है, वो इतना है कि अगर आप उसको सुन लो देन यू विल गेट स्टिमुलेटेड। आप अगर उसके बाद टेक्निक्स पढ़ते हो तो आपको समझ आएगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइक हम सच में पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ है जेनेटिक्स, फाइलोजेनी एंड एवोल्यूशन। ये तो एज सच ही आता है हमारे लाइक एवोल्यूशन के थोड़े से पार्ट में। फाइलोजेनेटिक ट्री पूछता है, कितने नोड्स हैं ये पूछता है, और पैरालोगस ऑर्थोलोगस पूछ लेता है। उसके बाद एवोल्यूशन में HW यानी कि हार्डी विनबर्ग की पॉपुलेशन जेनेटिक्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको इसमें, जितना मुझे याद आ रहा है उतना मैं बता रही हूँ। और जेनेटिक्स में मोस्टली प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रोबेबिलिटी में कि 2 बॉयज़ और 1 गर्ल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेट्रोजाइगस, तो ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस। उसके बाद 7th इज जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, जिसमें कि हम अगर बात करें रियल में लाइक हम क्या समझते हैं उसको सीएसआर के सिलेबस में, तो दैट इज अलाइनमेंट, जो कि बायोइन्फो का पार्ट है, और जिसमें कि आपके लिए वो था ना लोकल अलाइनमेंट और ग्लोबल अलाइनमेंट, तो एक है स्मिथ वाटरमैन का और एक है नीडलमैन वुंश का। ठीक है, तो आपको ये दोनों पढ़ने हैं, और सीक्वेंसिंग पढ़नी है आपको। पायरो सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस आपको बहुत दिख जाएंगे, ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएगी, माइक्रो एरे पढ़ना है, प्रोटियोमिक्स पढ़ना है। ठीक है, जो चीज़ें ना समझ में आए ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज होने से अच्छा है आप वो पार्ट जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि आप एटलीस्ट एलिमिनेट कर पाओ। हम पार्ट ए डिस्कस कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आता है आईपीआर एक यूनिट है, चाहो तो आप ऐसा करो कि 3-4 दिन बाद एक दिन रख के आईपीआर के छोटे से नोट्स बना लो, और उसको या तो फिर हर दिन 1 घंटा दे के कर लो, या फिर एक दिन निकाल के एक दिन कर लो, आपको जैसे सूटेबल लगता है। टाइप्स, मैंने आईपीआर के नोट्स नहीं बनाए थे, वरना मैं आपको आईपीआर के नोट्स दे देती। आईपीआर टाइप्स, पेटेंट, उसके बाद एप्लीकेशन, बायोसेफ्टी और बायोएथिक्स, ये है। नहीं भी पढ़ोगे तो यार जितना मैंने बताया वो आपका 80% है, 85% है पार्ट ए का, तो अगर वो पढ़ लोगे तो इनफ हो जाएगा। फिर पार्ट बी बात करते हैं, जो कि स्पेशलाइज बायोटेक है, जहाँ पे कि आपके पास चॉइस है अच्छी खासी।
ठीक है। तो अब फर्स्ट है उसका एग्रीकल्चरल बायोटेक। अगर जूलॉजी वाले बच्चे हैं इन्हें प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि मेजॉरिटी प्लांट भरा हुआ है इसमें, प्लांट फिजियोलॉजी है, उसके बाद टिश्यू कल्चर है, ब्रीडिंग है, स्ट्रेस फिजियोलॉजी है, प्लांट ही तो है पूरा। तो अगर जूलॉजी वाले बच्चों को लास्ट मोमेंट में नहीं हो पा रहा है, आप टिश्यू कल्चर पढ़ लो, आपको ब्रीडिंग नहीं समझ लगेगी इतनी ज़्यादा। आप स्ट्रेस फिजियोलॉजी अगर आपने पढ़ी है तो स्ट्रेस फिजियोलॉजी पढ़ लो। बात करती हूँ बॉटनी वालों को, तो आपको तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आप प्लांट फिजियो पढ़ोगे, साथ में सीड टेक समझ आती है तो सीड टेक पढ़ लो। आपको पूछा जाएगा कि जो सीड्स में मार्कर होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। उसके बाद मॉल बायो का पोर्शन आप पीछे पढ़ चुके हो, लाइक पार्ट ए के लिए, तो वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। टिश्यू कल्चर पढ़ो, ब्रीडिंग पढ़ लो, ब्रीडिंग में पेडिग्री मेथड बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। स्ट्रेस फिजियो, बायोडाइवर्सिटी के एक्ट और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स, जिसमें कि बीटी कॉटन हो गया, गोल्डन राइस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अपनी तरफ से पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम एनिमल बायोटेक में, यहाँ प्रॉब्लम होगी बॉटनी वालों को। तो फिजियोलॉजी पढ़नी है, एम्ब्रायोलॉजी पढ़नी है, देन आपको पढ़नी है पैरासिटोलॉजी, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड सर्जरी, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब मैं बताती हूँ, अगर आप इसमें से क्या क्या पढ़ के जाओ तो भी हो जाएगा। आप पढ़ के जाओ इसमें से इम्यूनोलॉजी, आप पढ़ के जाओ पैथोलॉजी बेसिक्स जो आपको पता है, जेनेटिक्स, वायरोलॉजी और एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है। इतना आप पढ़ के जाओगे, ये 10 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, उसमें से अगर आप 5 भी पढ़ के जाओगे इनफ है। और कुछ भी नया मत उठाइएगा, क्योंकि डेफिनेटली आप चक्कर खा जाओगे, बहुत बड़ा सिलेबस है डीबीटी का। थर्ड है एमटेक बायोटेक, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक। अब इसमें तो मैं नहीं कह सकती, अगर आपका बायोटेक था मास्टर्स में, मैंने तो ये स्किप किया था, तो आप पढ़ो, अदरवाइज इतने कम दिनों में तो हम डिज़ाइन भी नहीं कर सकते इसको पढ़ना। फोर्थ इज योर बायो इन्फो एंड कॉम्पिटिशन बायोलॉजी, पढ़ के जानी चाहिए। बायो इन्फो अच्छा पोर्शन लेता है आपकी डीबीटी का, अच्छा पोर्शन, यू नो इट कैरीज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, तो बायो इन्फो नहीं छोड़ना चाहिए। फिर अगर समझ नहीं आ रहा तो यार कुछ नहीं कर सकते, एक बार ऐसा करो, आप बायो इन्फो पढ़ के देखो। अगर आपके PYQs देखो, डीबीटी के तो भर के PYQs अवेलेबल है, आप PYQs लगाओ। अगर PYQs में प्रॉब्लम आ रही है स्टिल, लाइक 2-3 बार पढ़ने के बाद भी, तो आप ऐसा करो, आप मत पढ़ो बायो इन्फो। बट अगर नहीं आ रही है और आपको अगर याद करना पड़े तो आप याद करो, और आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप पढ़ो उसको, ठीक है। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल बायोटेक, जिसमें कि इकोलॉजी, पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये बेसिक है। ये इकोलॉजी वही वाली इकोलॉजी है। फिर आपसे मेथनोजेनिक बैक्टीरियाज पूछे जाएंगे आपसे, लाइक जो सबसे कॉमन केस होता है वो क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का केस होता है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मरीन बायोटेक, जो कि बाय फार इसका लार्जेस्ट सेक्शन है, नहीं मिलता अगर तो मत पढ़िए इसको। मेडिकल बायोटेक पढ़ सकते हैं आप, डिजीज है, वैक्सीन है, जीन थेरेपी, इसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपने पढ़ी होंगी पहले, ठीक है, एक बार आप एक नज़र मार के जाओ। मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक, जिसमें कि मेंडेलियन एंड मॉल बायो हो, वो आप कर चुके हो क्लासिकल और मॉल बायो के फॉर्म में। देन देयर इज न्यूरोसाइंस, जिसमें कि मैं ग्लियल सेल्स का क्वेश्चन, एस्ट्रोसाइट्स का क्वेश्चन, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत है, ग्लियल सेल के तो बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है, एक बार आप वो चीज़ें देख लेंगे। फिर फार्मा बायोटेक में ड्रग डिज़ाइन के क्वेश्चन नहीं आते, ड्रग डिज़ाइन के न्यूमेरिक्स आते हैं, तो ड्रग डिज़ाइन उस फॉर्म में कंज्यूम होगी। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी मेरे ख्याल से जो चीज़ें समझ आएंगी वही करिएगा, कुछ नया टच मत करिएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम है, तो अपने आप को कंफ्यूज करके कुछ नहीं मिलेगा। स्टार्ट्स की बात करते तो 8 to 9 क्वेश्चन आप उसके देख लेते हो, जिसमें कि आपको क्या कवर करना है मैं बोल दे रही हूँ। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, स्क्यूनेस, अनोवा, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ठीक है। मीन में आपको एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन दोनों देख के जाना है, जो कि सेंट्रल टेंडेंसी बताता है आपको। फिर आपको देख के जाना है कंबाइंड मीन का क्वेश्चन अगर आए, और अगर एवरेज चेंज हो रहा है किसी नंबर से तो आपके मीन की इंडिविजुअल वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे, ये आप देख के जाओगे। यहाँ पे खत्म होता है मेरी तरफ से, मैंने जो इसको डाइसेक्ट किया था अपने लिए। अब मैं बात करती हूँ कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जो मैं समझती हूँ। देखो, आपका एग्जाम है 2 से लेके 5 बजे तक इवनिंग में, तो आप ये टाइम नहीं सोओगे, आपको कोई नहीं बताएगा ये बात, लेकिन आप ये टाइम नहीं सोओगे। अगर आप अभी तक भी सो रहे हो ना, तो आप इस चीज़ को, इस पैटर्न को ब्रेक करो, क्योंकि आपका ब्रेन उस एक्टिविटी में जा चुका है अब, और अगर वो उस एक्टिविटी में जा चुका है तो उस टाइम वो अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी नहीं गेन कर पाएगा। तो आप 1 बजे पढ़ने बैठोगे, एटलीस्ट फॉर दिस वीक आप ये करके देखो, आप 1 बजे पढ़ने बैठो, आपकी 2 बजे से एक्टिविटी पीक पे आएगी, एंड 2 से 5 आप पढ़ाई करोगे डेली, इतना आपको करना ही है, ठीक है। उस टाइम पीरियड में आपको रेस्ट नहीं लेना जिस टाइम पीरियड में आपको एग्जाम देना है,
ठीक है। बहुत छोटा सजेशन है, बट इसको आप अप्लाई करके देखो हर एग्जाम से पहले, यू लव इट। आपको पता चलेगा कि सच में इट क्रिएट्स ह्यूज डिफरेंस। उसके बाद दूसरी चीज़, पैनिक नहीं करना वहाँ पे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपको पार्ट बी में 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और पार्ट ए में अगर आप 18 to 20 भी कर लेते हो ना क्वेश्चंस, आप पहुँच जाओगे सेफ साइड तक। फिर अगर एक पॉइंट पे डीबीटी आपके हाथ से छूट रहा है तो यार डीबीटी गैम्बल है। क्योंकि मैंने एक बार, मेरा मार्क्स था 215 और उसी बार कट ऑफ 232 गया था, तो 215 लाके मुझे लग रहा था कि यार बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए, इतने कब आते थे डीबीटी में, और डीबीटी का कट ऑफ लाइक शिफ्ट हो गया। तो उस बार तो नहीं हुआ। तो मेरे को ऐसे समझ में आया कि ये एक एग्ज़ाम है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको आगे से ये सर दिख रहा है ना, अगर आप वहाँ लूज़ कर लोगे होप को, अगर आप अपना 100% दो कि ठीक है नहीं हो रहा बट मैं सेनली इस एग्जाम को अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी, और अगर नहीं हो रहा तो यू हैव CSIR, ठीक है, आपके पास वो एग्जाम आ रहा है, लेकिन आप ऑनेस्टली प्रिपेयर करो, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको प्रिपरेशन करके दे रहा है आपके CSIR की। इतना ही, एक ही वीडियो आएगा मेरी तरफ से। 4 वीडियोज़ ऑलरेडी पड़े हैं मेरे चैनल पर, हर एक वीडियो बहुत मन से बनाया था मैंने कि उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपके पास टाइम है तो जाओ आप उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी लिंक, आप उस प्लेलिस्ट को भी देख लो। एंड जो मैं बोल रही हूँ, जो मैंने सिलेबस का एनालिसिस किया, अपने पास सिलेबस खोल के एक बार उसको भी देख लो, ठीक है। थैंक यू एवरीबडी। आई विश होप परे कि आप सबका एग्जाम निकले, और अगर ना निकले तो आप इतनी अच्छी लर्निंग सीख के आओ कि आगे आपका कोई एग्जाम ना रुके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी।